आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अध्ययन करेंगे। ये जो संविदा विधि है, इससे बार बार सिविल जज और एडीपीओ की परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है संविदा विधि यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो वो है अनुबंधों को निर्धारित करना और विवादों को सुलझाना। दूसरा प्रश्न है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था। तो यह जो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं थी। तो इसमें 266 धाराएं थीं। अगला प्रश्न है सन 1930 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से कौन सा अधिनियम बना। तो इससे जो है वस्तु विक्रय अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है सन 1932 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से कौन सा अधिनियम बना। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है संविदा विधि का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है। तो वो है अंग्रेजी कानून से जुड़ा हुआ है, इंग्लिश लॉ से। अगला प्रश्न है संविदा विधि का स्रोत क्या था। तो संविदा विधि का स्रोत था व्यापारिक प्रथा। अगला प्रश्न है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 किस प्रकार के अनुबंधों को नियंत्रित करता है। तो ये सभी प्रकार के अनुबंधों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है संविदा विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो संविदा विधि का प्रमुख सिद्धांत है मुक्त इच्छा और समझौते की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत अनुबंध की परिभाषा क्या है। तो अनुबंध की परिभाषा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक कानूनी समझौता। अगला प्रश्न है किसी अनुबंध के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो किसी अनुबंध के लिए आवश्यक शर्तें हैं प्रस्ताव और स्वीकृति, विधिक क्षमता, इच्छा शक्ति। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है संविदा विधि में आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो संविदा विधि में आवश्यक तत्व जो हैं वो होते हैं प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल। अगला प्रश्न है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या अंतर होता है, इस किस धारा में समझाया गया है। तो देखिए जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो धारा है वो है धारा 2E और 2H। संविदा विधि में विवाद समाधान के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो संविदा विधि में विवाद समाधान के लिए अदालतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H किसकी परिभाषा प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुबंध की, कॉन्ट्रैक्ट की। अगला प्रश्न है धारा 10 के अंतर्गत वैध अनुबंध के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वतंत्र सहमति, कानूनी उद्देश्य, सक्षम पक्षकार। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न धारा 11 के अनुसार किसे अनुबंध करने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आवश्यक यानी माइनर को, मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को किसी भी तरह की अनुबंध करने का अधिकार नहीं है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2D में इसे परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है एक अनुबंध को वैध यानी वैलिड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विधिक क्षमता, सहमति, वैध उद्देश्य। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी सभी विकल्प सही हैं इसके। अगला प्रश्न है प्रस्ताव यानी ऑफर की वैधता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑफर की वैधता के बारे में जो कथन है वो है प्रस्ताव केवल तभी वैध होता है जब उसे संबंधित व्यक्ति को ज्ञात हो। अगला प्रश्न है किसे प्रस्तावक कहा जाता है। तो वह व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है उसे प्रस्तावक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार स्वीकृति की क्या परिभाषा है। तो स्वीकृति की परिभाषा होती है कि किसी प्रस्ताव की पूरी और स्पष्ट स्वीकृति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रतिफल का अर्थ क्या है। तो प्रतिफल का अर्थ होता है एक मूल्य जिसे भुगतान किया जाता है। अगले प्रश्न भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत आवश्यक यानी माइनर के साथ किया गया अनुबंध कैसा होता है। तो माइनर के साथ में किया गया प्रारंभ से ही शून्य होता है यानी वॉइड होता है।
पक्षकारों का स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री कंसेंट किस स्थिति में नहीं होती है? तो फ्री कंसेंट है जो वो धोखा, अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न और सभी विकल्प। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सही विकल्प इनमें नहीं होती है। अगला प्रश्न है धोखे यानी फ्रॉड की स्थिति में क्या होता है? तो फ्रॉड की स्थिति में अनुबंध शून्यकरणीय होते हैं। किस अनुबंध को वैकल्पिक अनुबंध कहा जाता है? जब एक पक्ष को किसी शर्त के तहत अनुबंध का पालन करना पड़ता है तो उसे अनुबंध कहा जाता है, वैकल्पिक अनुबंध कहा जाता है। किसी अनुबंध की समाप्ति के बाद क्या होता है? तो किसी अनुबंध की समाप्ति के बाद जो है दायित्व समाप्त हो जाती हैं। प्रति प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रस्ताव नई शर्तों के साथ दिया जाता है तो उसे काउंटर ऑफर यानी प्रति प्रस्ताव कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनुबंध में दोष का क्या अर्थ होता है? तो दोष का अर्थ होता है कोई समझौता किसी कानूनी खामी के कारण अक्षम होता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई अनुबंध शुरू से ही अवैध होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शून्य यानी वॉइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक अनुबंध के उल्लंघन पर कौन से उपाय लागू हो सकते हैं? तो नुकसान का भुगतान, अनुबंध को समाप्त करना, निष्पादन का आदेश, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव को बदलने या नए प्रस्ताव देने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रति प्रस्ताव, काउंटर ऑफर। अगला प्रश्न है एक अनुबंध की वैधता के लिए एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए? तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो पूरी मानसिक क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अस्वीकृत प्रस्ताव यानी रिजेक्शन ऑफ ऑफर क्या है? तो उसे कहा जाता है प्रस्ताव की स्वीकृति से इनकार करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।